हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर @हेमेंद्र भाटी पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को सोल्व करेंगे, जिसमें सभी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टोटल 3000 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम आपकी एमपी पुलिस एग्ज़ाम आने तक सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपने अभी तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में किसी भी टीचर से पढ़ा हो तो आपको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। तो हम आपके लिए साइंस के बायोलॉजी की सेल कोशिका के चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। और हमने ये साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। तो क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर @हेमेंद्र भाटी पर आप फॉलो कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आज का मोटिवेशनल कोड है कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा और बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। इसके बाद आज हम कोशिका विज्ञान चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्यापम की जितनी भी, चाहे एमपी पुलिस हुई या एमपी एसआई, एमपी पटवारी, फॉरेस्ट और ग्रुप 2, ग्रुप 1 की सभी एग्ज़ाम हुई, इसमें 2016 से लगाकर 2019 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन सेल या बायोलॉजी की सेल चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मैंने इस वीडियो में इस सभी क्वेश्चन को ले लिया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो सेल क्या होता है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में जब एक कोशिका बनती है, हमारे शरीर में जब एक कोशिका बनती है और कोशिका बनने के बाद जब हमारे शरीर की कोशिका अनेक कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका का विभाजन होने के बाद कोशिका अनेक असंख्य या अरबों या करोड़ों संख्या में कोशिका का विभाजन होता है। और उस कोशिका विभाजन होने के बाद हमारे शरीर जो कोशिका का समूह होता है वह ऊतक कहलाता है। कोशिका का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। तो चलिए हम कोशिका चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एटीपी का पूर्ण रूप है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट, एल9 ट्राइफास्फेट, एड्रीनालिन ट्राइफास्फेट और एस्पेरेजिन ट्राइफास्फेट। तो एटीपी का पूर्ण रूप है एड्रीनोसाइन ट्राइफास्फेट। एटीपी का पूर्ण रूप है, इसका आंसर आएगा एड्रीनोसाइन ट्राइफास्फेट। इसके बाद प्राक केंद्रक क्या है? प्राक केंद्रक को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आप किसी ने भी अगर कोशिका चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो प्राक केंद्रक कोशिका या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें अपूर्ण कोशिकाएं होती है, अभाज्य कोशिकाएं होती है, इसमें नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का कार्य क्या होता है कि यह एक कोशी जीव है, यह एक कठोर और पथरीला फल है। इस जीव में कोश में झिल्ली, बाधिक, नाभिक की कमी होती है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें हमेशा नाभिक की कमी होती है, उसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। और उसमें डीएनए के चारों ओर नाभिक नहीं पाया जाता है। और इसके जो उदाहरण है वो है जीवाणु और साइनो जीवाणु या नील हरित शैवाल इसके उदाहरण है। तो इसमें नाभिक की कमी होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो पहले तो ये देखते हैं एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो मनुष्य तो बहुकोशिकीय जीव होता है, क्योंकि मनुष्य में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। लेकिन जो अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब जैसे मान लो कोई एक शेल है,
ये मान लो कोई एक सेल है। इसके बाद जो अमीबा और पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जब सेल की जब सेल का टाइम या उम्र उसकी पूरी हो जाती है तो जो एक सेल होती है वह दो सेल में विखंडित हो जाती है। मान लो ये दो सेल में विखंडित, मान लो ये दो, एक सेल दो सेल बन गई और ये अलग एक जीव बन जाएगा, ये अलग एक जीव बन जाएगा। मतलब इसमें इसमें केंद्रक भी होता है और इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है। तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। इसमें केंद्रक भी अलग अलग होते हैं और कोशिका द्रव्य भी अलग अलग होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम। लेकिन केचुआ केचुआ बहुकोशिकीय जीव होता है। इसमें अनेक प्रकार की कोशिका होती है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो क्रोमोसोम, सबसे पहले क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होते हैं? केवल प्रोटीन, डीएनए एवं प्रोटीन, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए और हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम गुणसूत्र में हमेशा डीएनए और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बने प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और गुणसूत्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रेब्स चक्र संपूर्ण होती है अंतरप्रदवी जालिका में, हरित लवक में, गाल्जिकाई में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो क्रेब्स चक्र होता है या कोशिका का विभाजन का जो चक्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। हमने सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। एटीपी क्या होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कैसे बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। तो इसका आंसर आएगा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र को कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो कोशिका विभाजन संपूर्ण होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी के रूप में होती है। इसके बाद प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण हमेशा राइबोसोम में होता है। इसका आंसर आएगा राइबोसोम। और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। इसके बाद आएगा गाल्जिकाई। गाल्जिकाई भाग लेती है, गाल्जिकाई भाग लेती है लिपिड संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में। तो जो गाल्जिकाई होती है, गाल्जिकाई हमेशा लिपिड के संश्लेषण में भाग लेती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन का, कोशिकीय श्वसन का, एटीपी निर्माण का या उपयुक्त सभी। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा स्तर या कोशिका का ऊर्जा शक्ति गृह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल है एटीपी निर्माण का। इसका आंसर आएगा एटीपी निर्माण का। कोशिका की खोज किसने की? तो भाई कोशिका, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। और सबसे पहले इसका नाम सेल नाम दिया गया। सेल मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। सबसे पहले जो कोशिका बनती है वह एक कोशिका के रूप में होती है। इसके बाद कोशिका विभाजन की प्रोसेस में अनेक कोशिका के रूप में विखंडित हो जाती है या अनेक कोशिका के रूप में टूट जाती है। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? तो भाई ये भी क्वेश्चन पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विविखंडन अमीबा में, पैरामीशियम में, लीशमानिया में और उपरोक्त सभी में। तो द्विविखंडन किसे कहते हैं? तो कोशिका को दो भागों में टूट जाना द्विविखंडन होता है। मान लो कोई एक कोशिका है,
मान लो ये एक कोशिका है, ये कोशिका है। जब इस कोशिका की एज पूर्ण हो जाती है तो ये दो कोशिका में टूट जाती है। इसमें जैसे अमीबा, अमीबा में जो प्रजनन होता है वह कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। अमीबा या पैरामेशियन या लिशमीनिया जितने भी जीव होते हैं नीलहरी शैवाल, इसमें जो प्रजनन की प्रोसेस होती है वह द्विविखंडन प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। मान लो कोई एक ये अमीबा है, मान लो अमीबा, इसमें ये एक कोशिकीय जीव होते हैं तो इसमें एक कोशिका होती है। मान लो ये पूरा एक कोशिकीय अमीबा है। अमीबा की जब इसकी एज पूर्ण हो जाती है तो ये अमीबा दो भागों में टूट जाता है, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। तो इसमें जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक भी दो भाग में, केंद्रक भी अलग अलग दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो एक ये पूर्ण केंद्रक बन जाएगा, इसमें एक पूर्ण केंद्रक बन जाएगा। और इसमें जो द्रव भरा रहता है वो कोशिका द्रव होता है, तो इसमें भी कोशिका द्रव होते हैं। तो ये अमीबा, एक ये अमीबा बना लेगा, एक ये अमीबा बना लेगा। ऐसे ये बहुत सारी संख्या में असंख्य अमीबा का निर्माण करते हैं। इसे द्विविखंडन प्रोसेस कहते हैं। द्विविखंडन प्रक्रिया हमेशा अमीबा, पैरामेशियन या एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में हमेशा द्विविखंडन प्रोसेस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और रिक्तिका। तो कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह मतलब कोशिका का ऊर्जा शक्ति ग्रह तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है और इसे ही कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द किसने दिया? तो ये क्वेश्चन फिर डबल से रिपीट हो गया है और मैंने व्यापम के सभी पेपर का एनालिसिस किया, हर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो कोशिका शब्द किसने दिया? तो भाई कोशिका शब्द दिया है हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया गया है, ये पिछले वाले। और जो कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने। और ल्यूवेनवाहक ने क्या किया? ल्यूवेनवाहक ने जीवाणु के अंदर सबसे पहले कोशिका को देखा। इसके बाद ल्यूवेनवाहक ने सेल शब्द, सबसे पहले सेल शब्द, कोशिका अलग है और कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। सेल शब्द का जो प्रतिपादन है वह सबसे पहले ल्यूवेनहाक ने किया था। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द की खोज की। स्वान ने क्या किया? स्वान ने किया भाई कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे अलग अलग, इसने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए। तो भाई स्लाइडेन ने कहा कि प्रत्येक पादप जीव कोशिका से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कोशिका अंग पाए जाते हैं। और स्वान ने कहा कि प्रत्येक जंतु जगत, स्लाइडेन ने कहा था कि प्रत्येक पादप जगत, लेकिन स्वान ने कहा कि प्रत्येक जंतु जगत में प्रत्येक जंतु जगत कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन हर एक कोशिका में एक कोशिका या एक केंद्रक या अन्य कोशिकांग होते हैं। ये स्लाइडेन एवं स्वान ने अपने विचार अलग अलग प्रस्तुत किए कोशिका सिद्धांत के स्वरूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किसमें एकल झिल्ली होती है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में और लवक में। तो जो एकल झिल्ली होती है वह राइबोसोम में होता है और राइबोसोम को हमेशा प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद ईआर का क्या कार्य है? ईआर मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका। ईआर को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका। तो इसका जो कार्य होता है वह होता है केंद्रक, एटीपी निर्माण तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। अणुओं का विनिमय भी इसका कार्य नहीं होता है। केंद्रक तो भाई अलग ही है, केंद्रक तो अलग भाग ही होता है। कोशिका के जो बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है तो केंद्रक तो हो ही नहीं सकता। यांत्रिक समर्थन, तो भाई जो कोशिका होती है, मान लो कि एक सेल है, मान लो एक सेल है, तो सेल के अंदर जो सबसे प्रथम अंदर होता है ये होता है पादप में होता है कोशिका भित्ति। जो इस कोशिका की सर्वप्रथम रक्षा करता है पादप में या पेड़ पौधों में वो होता है कोशिका भित्ति। और जो जंतु जगत में जो सबसे पहले होता है जो कोशिका की रक्षा करता है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली में जो द्रव भरा होता है ये होता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य उसे कहते हैं जिसमें द्रव जा भी सकता है और द्रव
कुछ द्रव को जाने भी नहीं देता है। मान लो कोई अपशिष्ट द्रव आ गया तो उसको वो अपशिष्ट पदार्थ आ गया तो उसको ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो उसको ज़रूरत होगी केंद्रक को, तो वो उसमें प्रवेश करने देगी और बाकी को ये प्रवेश करने नहीं देगी, तो इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रदवी जालिका होती है, यह यांत्रिक समर्थन का कार्य करती है। यहाँ मतलब किसी पदार्थ को जाने देती है, किसी पदार्थ को नहीं जाने देती है, तो इसका आंसर आएगा यांत्रिक समर्थन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की एक कुंडली में उपस्थित एडेनिन क्षारक का दूसरा कुंडली में पूरक क्षारक है, तो साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिन और आएगा थाइमिन। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा थाइमिन। डीएनए की एक कुंडली में उपस्थित एडेनिन क्षारक की दूसरी कुंडली में पूरक क्षारक है, तो वो एक थाइमिन एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। ये डबल क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है? निम्न में से कौन सा अंगक लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है? तो लाइसोसोम के निर्माण में जो भाग लेता है उसे गाल्जी संकुल कहते हैं, या गाल्जी बॉडी, गाल्जी संकुल या गाल्जी बॉडी। तो इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ पे? क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में और जीव द्रव्य में। तो जो क्रेब्स चक्र होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिकीय द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर आएगा कोशिकाओं में। ये मेरे को ऑप्शन इसके मिस्टेक लग रहे हैं। कोशिकीय द्रव्य एवं रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किस में होता है? तो भाई सिराओं में तो शुद्ध रक्त जाता है, धमनियों में जाता है अशुद्ध रक्त, आलिंद में। ये क्वेश्चन मेरे को इसका ऑप्शन ही नहीं है भाई कि कोशिकीय द्रव्य और रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान, हाँ तो कोशिकाओं में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित होता है, जिसमें झिल्ली नहीं होती है? तो भाई राइबोसोम में हमेशा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। अंगक जो कोशिकांग को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, अंगक जो कोशिकांग को प्रतिस्थापित करता है। लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी संकुल। तो इसका आंसर आएगा लाइसोसोम। तो चलिए भाई आज 20 क्वेश्चन कर लिए। अगले क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में पूरा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।